जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की हमारी जो क्लास है, आप अगर किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान से वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हर बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ये वे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल साबित होने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉप 30 अनुच्छेद, ठीक है? याद रखें, टॉप 30 अनुच्छेद या आर्टिकल आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के, ठीक है? याद रखिएगा, ये वे महत्वपूर्ण 30 अनुच्छेद हैं जो हर बार एग्जामों में रिपीट किए जाते हैं और संभवतः आगे भी रिपीट करते रहेंगे, ठीक है? याद रखिएगा, तो अच्छे से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इन सभी 30 महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल्स को यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो याद रखेंगे, समानता का अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है? याद रखिएगा, समानता का अधिकार आखिर होता क्या है? ये वो अधिकार होते हैं दोस्तों, जैसे समाज के सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव या सामाजिक आधार पर, ठीक है, उन्हें हर तरह की व्यवस्थाएं दी जाए, ठीक है? याद रखिएगा, यानी कि चाहे वो किसी भी तरह का हो, ठीक है, यानी कि समान महत्व प्राप्त होना चाहिए उनको, ठीक है? जैसे कानून का हो गया, मतदान का हो गया, भाषण की स्वतंत्रता का हो गया, सामाजिक सुरक्षा का हो गया, ये सभी क्या है? समानता का अधिकार है, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 19 ए या अनुच्छेद 19 एक, ठीक है? अनुच्छेद 19 एक या अनुच्छेद 19 ए या का लिख के आता है, जो कि किसका? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। एक चीज नोट डाउन करिएगा, भारतीय संविधान में प्रेस का कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि प्रेस जो शब्द है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है? याद रखिएगा, कोई उल्लेख नहीं किया गया। हाँ, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कि प्रेस के अंतर्गत आता है, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता इसमें दी गई है, ठीक है? यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वह है अनुच्छेद 19 ए, ठीक है? अनुच्छेद 19 ए या अनुच्छेद 19 एक में, ठीक है? याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 जो है वो किससे संबंधित है? जीवन जीने के अधिकार से। किसके? आपका राइट आंसर क्या होगा? जीवन का अधिकार, ठीक है? याद रखेंगे, ऑप्शन सी, जीवन का अधिकार क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मतलब क्या होता है? जीवन का अधिकार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है? और उसकी, यानी कि उसका जीवन कैसे छीना जा सकता है? सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही उसका जीवन छीना जा सकता है, और बाकी व्यक्तियों को जीवन जीने का पूरा अधिकार है, ठीक है? याद रखिएगा, कोई किसी को मार नहीं सकता है। हाँ, अगर किसी के जीवन को समाप्त करना है तो वो कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होता है, या तो कोई वो जुल्म करता है जिस प्रकार से फांसी की सजा दी जाती है, ठीक है? याद रखिएगा, कोई जुर्म अगर करता है तो फांसी की सजा दी जाती है, तो यानी कि कानूनी प्रक्रिया से उसकी जान छीनी जा सकती है। बाकी जीवन जीने का अधिकार सभी को है, ठीक है? कोई किसी को बेवजह नहीं मार सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ठीक है? उसे सजा जरूर मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ए कौन सा अधिकार प्रदान करता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ए कौन सा अधिकार प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा शिक्षा का अधिकार। क्या होगा? शिक्षा का अधिकार होगा, ठीक है? याद रखिएगा, क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है 6 से 14 साल के बच्चों को, कितने? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ठीक है? याद रखिएगा, यानी कि उनको इतनी शिक्षा दी जाएगी, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है? याद रखिएगा, इसका जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 2002 में। कौन सा संशोधन हुआ था? 86वां, ठीक है? इसको नोट डाउन करिएंगे। 86वां संशोधन अधिनियम हुआ था, जिसके तहत क्या किया गया
कि अनुच्छेद 21 में ये डाला गया कि शिक्षा का अधिकार यानी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वर्तमान में भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि वर्तमान समय में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्तमान समय में हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वह हैं 11। ठीक है, मूल कर्तव्य कितने थे, पहले कितने थे, तो वो 10 थे। पर क्या हुआ 2002 में, जो अभी मैंने आपको बताया, शिक्षा का जो अधिकार है 86वां संशोधन हुआ 86। ठीक है, 86वां संशोधन हुआ, जिसमें एक शिक्षा का भी मौलिक कर्तव्य डाल दिया गया। ठीक है, यानी कि हमारा मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, याद रखेंगे। तो कितने हो गए, 11 कर्तव्य हो गए टोटल। ठीक है, यानी कि वर्तमान में बस इतना याद रखना है आपको, वर्तमान समय में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है। चलिए जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 22 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 22 100% आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे, किसी भी व्यक्ति को अपनी मनपसंद का, ठीक है, अपने मनपसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम हैं, ठीक है, जो बच्चे 14 वर्ष से कम हैं उन्हें किसी भी कारखाने या होटलों में काम नहीं करने देना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। उनको यानी कि शिक्षा का अधिकार है, उनको किसी भी खतरनाक जगह पर जैसे कारखाने होते हैं या किसी अन्य जगह पर काम करने नहीं देना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है बच्चों के शोषण के। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये किस अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे इसका है अनुच्छेद 24। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में ये रिपीट किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 25 से 28 जो अनुच्छेद है, ऑप्शन डी, ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने या धर्म को छोड़ने का अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे अल्पसंख्यकों की हितों की जो संरक्षण की व्यवस्था की गई है वो की गई है अनुच्छेद 29 में, यानी कि आर्टिकल 29। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है, 100% राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद जो 32 है वो किससे संबंधित है, चलिए पहले आंसर जानेंगे हम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन डी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं बताता हूं। अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, कोई भी इंसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार जो हैं उसका उल्लंघन हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो वो राहत पाने के लिए, ठीक है, राहत पाने के लिए एससी जा सकता है। एससी का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है उच्चतम न्यायालय में राहत पाने के लिए। ठीक है, अगर उसके किसी भी उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो। ठीक है, इसीलिए इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा गया। इसीलिए इसे बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कही। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कही, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का आपका मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाके वहां पर अपनी राहत पा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा। तो ये किसने कहा दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा कि अनुच्छेद 32 जो है वो भारत के संविधान की हृदय और आत्मा कहा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को
बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 38। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 38 आपका, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद से है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत होता है। ठीक है, छुआछूत होता है, यानी कि जो छोटी कास्ट के लोग होते थे पहले, तो उनको छूने से लोग डरते थे। ठीक है, तो उसे अस्पृश्यता का संबंध कहा गया, यानी कि सामाजिक समानता में के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, सामाजिक समानता के अंतर्गत आता है कि किसी से इस प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में देखा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आप अगर किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 30 महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं दोस्तों। अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत सरल और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बहुत ही डीपली तरीके से। एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ये 30 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं SSC GD NTPC RRB, ठीक है, RPF, इन सभी के फॉर्म लगभग भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो याद रखिएगा ये 30 महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान के अनुच्छेद से 1 या 2 क्वेश्चन 100% जरूर पूछे जाते हैं। तो अच्छे से रटिएगा, इन 30 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 40। ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 40 बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे 36 से 51 का जो अनुच्छेद है, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 48, याद रखना है। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है आपका, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो बताता है वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51A। ठीक है, या हिंदी में लिख के आता है 51 का। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या बताता है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। ठीक है, याद रखेंगे। भाग की बात की जाए तो कौन से भाग में है? भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, टोटल वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 52। ठीक है, अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसी बच्चे को ये पता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन है, यानी कि उसका जो निर्वाचन होता है वो किस देश से लिया गया है? भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, प्रक्रिया है यानी कि निर्वाचन की, तो वो किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए, जिन भी बच्चों को पता हो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति की, कहां से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और राष्ट्रपति को पद से हटाने की भी प्रक्रिया होती है, तो वो पद से हटाने की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है,
तो लिया गया है यूएसए से, यानी कि अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, और निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो महाभियोग से संबंधित है राष्ट्रपति के, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी तरह का विरोध हो जाए या लगता है कि राष्ट्रपति जो है योग्य नहीं है राष्ट्रपति पद के, तो उनको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। और जो उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे, जो कि अनुच्छेद 63 से संबंधित है। चलिए आगे क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 75 आपका बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर है। याद रखेंगे क्या होगा? अनुच्छेद 75 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 76। ऑप्शन सी क्या है? ये भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित है। याद रखेंगे ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, तो महान्यवादी को देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे, जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो होता है अनुच्छेद 108 में। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 108 में क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की शक्ति प्रदान करता है। एक चीज नोट डाउन करिएगा, जो अभी तक संयुक्त बैठक हुआ है वो कितनी बार हो चुका है? तो याद रखेंगे 3 बार जो है संयुक्त बैठक अभी तक हुआ है। कब कब हुआ है? पहली बार हुआ था 1962 में। किसके लिए हुआ था? ये हुआ था दहेज निषेध के लिए। ठीक है, यानी दहेज के लिए ये किया गया था। उसके बाद हुआ 1978 में। याद रखेंगे 1978 में हुआ। ये किस लिए? बैंकिंग सेवा के सुधार के लिए। उसके बाद हुआ 2002 में। ये किसके लिए हुआ? आतंकवाद निवारण के लिए ये जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? धन विधेयक की जो परिभाषा है वो है अनुच्छेद 110। याद रखेंगे, अनुच्छेद 110 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, जो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। एक चीज नोट डाउन करिएगा, धन विधेयक जो है वो किस सदन में पारित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पारित होता है। किसमें होता है? केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 124(2). ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? ये किसको कहा जाता है? केग को कहा जाता है। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 148। याद रखिएगा, अनुच्छेद 148 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, वर्तमान समय में भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो कौन है? इसको भी नोट डाउन याद करिएगा, करंट का क्वेश्चन है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखेंगे सभी लोग, गिरीश चंद्र मुर्मू आप लोग नोट डाउन करेंगे, जो कि वर्तमान समय में
ठीक है, केग के अध्यक्ष हैं, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 153, यानी कि आर्टिकल 153 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है? 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 279 279A, ठीक है, याद रखेंगे, जो कि किससे? जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है। जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017। इसको भी नोट डाउन करिएगा आप लोग। 1 जुलाई 2017 को हुआ था। और पहला कौन सा देश था जिसने जीएसटी लागू किया था? तो वो था फ्रांस। वर्ष की बात की जाए तो 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। चलिए हमारा आखिरी जो क्वेश्चन क्या कहता है? तो आखिरी क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार जो था पहले क्या था? एक मौलिक अधिकार था। उसके बाद क्या हुआ? उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब बनाया गया? 1978 में एक संशोधन हुआ, 44वां, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार हमारे फिर कितने रह गए? मौलिक अधिकार हमारे 6 हो गए। पहले थे 7, संपत्ति के अधिकार को वहां से हटा दिया गया, फिर 6 हो गए और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300A में इसको रख दिया गया, ठीक है। याद रखेंगे किस में रख दिया गया? अनुच्छेद 300A में इसको रख दिया गया। इससे पहले ये किस में था? जब ये मौलिक अधिकार था तो ये था अनुच्छेद 31 में, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन जो कि अनुच्छेद के हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। चलिए ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय।